नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं हूं सारिका सक्सेना और कार्यक्रम आप देख रहे हैं साक्षात्कार। बहुत दिन बाद आज आपसे हो रही है मुलाकात, क्योंकि कुछ व्यस्तता और कुछ इवेंट्स के चक्कर में आप सबसे मिल नहीं पाई, और इस चक्कर में आपसे कुछ अच्छे लोगों के आपसे रूबरू नहीं करा पाई। लेकिन आज से फिर वो श्रृंखला शुरू हुई है, और आज हमारे सामने जो लेखिका आई हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत सामाजिक मुद्दों पे लिखती हैं। तो पहले हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं, फिर हम उनसे बातचीत का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और उनसे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जल्दी से आप जुड़िए। बहुत 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 स्वागत है ऋषा गुप्ता जी आपका हमारे स्टूडियो में। आपको आवाज आ रही है हमारी? ऋषा गुप्ता जी, ऋषा गुप्ता जी, मैम आवाज नहीं आ रही है मुझे। आवाज नहीं आ रही है आपको सुन मेरी? नहीं पा रही मैम। हाँ, आवाज अब आ रही है आपको? नहीं आ रही। नहीं आ रही? एक मिनट, अभी भी नहीं आ रही है? हेलो ऋषा गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ऋषा गुप्ता तक आवाज नहीं आ रही है आवाज मैम। नहीं। हाँ, एक मिनट, मैं आपको हटा के फिर से एंट्री करती हूँ आपकी। ऋषा गुप्ता जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं फिर से देखिए क्या हो गया। जी ऋषा जी, अब आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है मैम। अभी भी नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? ये क्या हो गया? अभी भी नहीं आ रही? नहीं आ रही। नहीं आई? आपके में कुछ प्रॉब्लम है मुझको लग रहा है। देखिए, आप अपना चेक करिए, लीड चेक करिए। हेलो हेलो। लीड चेक तो मेरा ये फिर हाँ ऋषा जी, लीड चेक करिए। ऋषा जी, लीड चेक करिए। आवाज, लीड चेक करिए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ओके, फिर क्या हो गया? मोबाइल से करके देखा तो मोबाइल से ओके, मेरे को क्या पता। ऋषा जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही मैम। कौन है हम? ऋषा जी, आप फिर से हट के ज्वाइन हुई। हेलो। ऋषा जी से लग रहा है कि उनको हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैं उनसे बोलती हूँ कि वो दोबारा से ज्वाइन हो जाए। हाँ, फिर से ज्वाइन कीजिए ऋषा जी। ऋषा जी, फिर से ज्वाइन हुई। क्या हो गया? तो एक बहुत अच्छी सी राइटर को ला रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है कि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है, और कोशिश करती हूँ कि ऋषा जी फिर से आपसे ज्वाइन हो जाए। ऋषा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ हाँ मैम, अब आ रही है आवाज जी, आपकी। अब आ रही है आवाज? ओके, हाँ हाँ बहुत बड़ी। वही मैं सोच रही थी कि आपसे बातें कर रही थी, अचानक से आवाज कहाँ चली गई। और हमसे हाँ लोग हाँ जुड़ते भी हाँ जा रहे हैं। जो हाँ भी हाँ। दर्शक जुड़ रहे हैं, अगर ऋषा जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो ऋषा जी, शुरू करते हैं हम अपना साक्षात्कार, और शुरुआत करते हैं आपके लेखन से, क्योंकि आप साहित्यकार हैं तो प्रश्न भी लेखन पे ही होंगे। कैसे आपकी लेखन यात्रा शुरू हुई और कब से शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने आज मुझे इस मंच पे बुलाया, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए एक मौका दिया। जी, अब थैंक आप यू। ये जी, मेरी
तो इंस्पिरेशन जैसे मैं राइटर, आप मुझे एज अ राइटर मेरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो मैं बोलूँ कि मुझे जी उसको देख के लिखने की इच्छा हुई या उसको देख के लिखने की इच्छा हुई, जी ऐसा जी जी ऐसा नहीं हुआ। जी 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 आप अपनी बात इमोशनल। जारी रखें जी। हाँ, तो जी जब मैंने अपना एक बार लाइफ मतलब मैं किसी चीज पे बहुत इमोशनल हो रही थी और मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया और उसको मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डरते डरते लगाया, मुझे बहुत अच्छा जी लग रहा था। तो जी एक किसी का पर्सन का कमेंट आया, सुभान अल्लाह, मुझे आज तक जी वो कमेंट याद है। मतलब उस जी एप्रिसिएशन ने, उस कमेंट ने मेरे को लाइफ की में एक नया डायरेक्शन दिया। मुझे लगा कि जी किसी को मेरा लिखा अच्छा लगा, तो यानी जी अभी तक जो मैं छुप छुप के लिखती थी उसको मैं अब दुनिया के सामने लाऊं। और जी ऐसे करके यही मैं यही कह रही हूँ, अगर आपको किसी की कोई भी चीज अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट करने में कभी मत झिझकिए। आपकी एक एप्रिसिएशन जी किसी की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है, पर वो एप्रिसिएशन जी भी एक जी सच्चे दिल से होनी चाहिए, झूठी होगी तो नहीं मिलेगी। तो बस वो जो एप्रिसिएशन होती है वही मेरे जी लिखने का इंस्पिरेशन थी। ओके। तो ये तो आपकी कैसे हुई, लेकिन आपने सर्वप्रथम कहाँ लिखा, मतलब किसी पत्रिका में, या कैसे आपको ख्याल आया कि एक मंच आपको मिला कि हम यहाँ पे लिखे, तो क्या ये शुरुआत कैसे करी आपने? हाँ, तो यही मैंने आपको बताया, जब मुझे लगा कि लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा मैं अपने आप को जी कहाँ अभिव्यक्त करूं, क्योंकि आज तक मैं लिखती थी, जी ऐसा नहीं है मैं नहीं लिखती थी, पर जी मेरी एक डायरी थी, मैं उसको अलमारी के कोने में छुपा के रखती थी। मेरे घर वालों को भी जी नहीं मालूम था मैं लिखती हूँ। तो मुझे लगा जी अब मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो मैंने अपना एक जी ब्लॉग बनाया। जी आता था, यूट्यूब पे मैंने सर्च करा, फिर मैंने अपना ब्लॉग जी बनाया और उसको मैं अपने जी रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर करती। उन लोगों ने मुझे हम्म बहुत मोटिवेट किया। उस जी मोटिवेशन से मेरे को डायरेक्शन मिलता गया। मेरे ब्लॉग्स को इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ा गया, तो वो मेरे लिए बहुत बिग जी अचीवमेंट था। फिर जब कहते हैं ना, जी किसी चीज को इच्छा से चाहो, बहुत पैशन से चाहो, तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। तो धीरे धीरे मेरे को बिल्कुल मंच मिलने लगे, मुझे हम्म ऐसा लगा, तो मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी। क्योंकि अभी तक ये था, हाउसवाइफ के तो सब ऐसे बोलते हैं तुम करती ही क्या हो। हाँ तो बिल्कुल, अब हाउस मुझे वाइफ कोई के ये लिए नहीं यही बोला ही कहता जाता है। कि मैं करती ही क्या हूँ। जी हाँ। हाँ, तो एक अब मतलब ये क्वेश्चन मेरे साथ में बहुत आता था कि तुम करती क्या हो, लेकिन अब कम से कम कुछ और मिला नहीं मिला हो, अब मुझे कोई ये नहीं पूछता कि तुम करती ही क्या हो। बिल्कुल एक मंच मिला है, और अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली हाउस वाइफ के साथ लोगों का नजरिया यही होता है कि आप करती क्या है, घर में बिल्कुल, बैठ के बस घर के काम। एक अपनी पहचान आज आपने बनाई है, बिल्कुल। ब्लॉग्स लिख के स्टार्टिंग करी है। तो ये बताइए कि ब्लॉग्स लिखा, सब कुछ किया, इसके आगे कैसे शुरुआत हुई, आगे की जर्नी के बारे में बताइए। उसके उसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा फेसबुक पे लिखने लगी। फिर मुझे एक जी मंच मिला, प्रतिलिपि। उस मंच जी पे डेली के सब्जेक्ट्स आते थे। मैं अपने आप को चैलेंज देती थी कि मैं लिख पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी। पूरे जी मतलब अपने आप को इतना चैलेंज देती थी कि मेरे को लिखना है। तो मैं लघु कथाओं से मैंने शुरुआत करी। सबसे पहले मैंने आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स जी लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता। जो भी बात मेरे जी मन को छूती, मैं उसे एक लेख में लिख। जी फिर मैंने लघु कथाएं लिखी। तो मैंने देखा यहाँ हम्म, पे लोग नॉवेल्स लिख रहे हैं, लंबी लंबी कहानियां, धारावाहिक लिख रहे हैं। मुझे लगा मैं तो हाँ कभी नहीं लिख पाऊंगी। लेकिन धीरे हम्म धीरे मैंने वहां पे भी अपना एक स्टेप बढ़ाया और आज मैं कोई 10-11 नॉवेल्स भी लिख चुकी हूँ। ऐसा है। हम्म हम्म। बहुत प्रतिलिपि एक मंच ऑनलाइन ऐसा मंच है दर्शकों, जहाँ पे करोड़ों की संख्या में लेखक पाठक हैं, और वहाँ पे आप अपनी कहानियां लिख सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। तो उस मंच से आज बहुत सारे लोगों को लेखिका या लेखक बनने का सौभाग्य मिला, जो जैसा कि अभी ऋषा जी ने बोला कि डायरी छुपा के रखती थी, तो वो डायरी आज हम प्रतिलिपि के माध्यम से लोगों के सामने अपनी ला सकते हैं। तो ऋषा जी को भी एक ऐसा मंच मिला। ऋषा जी, आपने बहुत सारी कहानियां लिखी, लेकिन कुछ कविताएं भी आपने शायद लिखी हैं, ऐसा मैंने यस मेरे मैम। संज्ञान में। जी, तो कविता और कहानी दोनों, क्या फर्क महसूस करती है दोनों लिखने में? बहुत बहुत अंतर है मैम। कविताएं होती है, हम सोच समझ के लिखते हैं, प्लानिंग हम्म करते हैं, प्लॉट बनाते हैं, फिर लिखते हैं, कोई सब्जेक्ट हाँ मिलता हाँ है। पर कविता के साथ ऐसा नहीं। असल बताऊं तो कविता में मैं बहुत कच्ची हूँ। जब हम्म मैंने कभी लिखा भी है, एक मेरी कोट में, भावनाओं के अतिरेक की सहज अभिव्यक्ति होती है एक कविता, उससे बनती हाँ है कोई कविता। हम हम्म जब बहुत ज्यादा इमोशंस का हमारे अंदर बहुत ज्यादा
बहुत मतलब इमोशंस बहुत भरे होते हैं। तो जैसे कोई हाँ। नदी होती है, तो बरसाती नदी होती है, वो बहती जाती है, उसके बहाव में जो भी आता है वो सब ले जाती है। तो जब कविता भी तभी बनती है, हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो शब्द हमारे अपने आप निकलते हैं, इमोशंस हमारे अपने आप निकलते हैं, और तब हमें एंड में लगता है ये तो कोई कविता बन। मैं कविता में नियम नहीं देखती हूँ, छंद नहीं देखती हूँ, पद्य नहीं देखती हूँ, जो मेरे इमोशंस होते हैं उनको व्यक्त करती हूँ। हो सकता है नियम, जो बड़े बड़े कवि हैं वो कहेंगे ये कोई कविता नहीं है, पर वो मेरे इमोशंस है, मेरी अभिव्यक्ति है, और लोगों के दिल को छूती है, मेरे दिल को छूती है। ये है कविता का। कहानियों में भी मैंने जैसे देखा कि आप हॉरर भी लिखती हैं और मोस्टली आपने सामाजिक मुद्दों पे, रिश्तों पे आपने Yes. कहानियां लिखी है। तो हॉरर लिखने और किस जोन में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं लिखने में? मैम, मैं सोशल इश्यूज जो होते हैं, सामाजिक मुद्दे, जो कोई जी। कल्पना नहीं होती हमारे समाज की, हमारी, हम सबकी हकीकत होती हैं, उसमें मैं बहुत कंफर्ट होती हूँ। हम्म। मतलब जो मेरे आसपास घट रहा होता है, हम सब फील तो करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो बस उसी को मैं लिखती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं सोशल इश्यूज पे लिखूं, लोग उसको पढ़े तो लोग सोचे कि अरे ये हमारे ही दिल की बात है, लोग उससे कनेक्ट हो, तो वो मेरे लिए इनाम है। मेरे लिए कोई, कई लोग कहते हैं लिख के तुम्हें मिला ही क्या है, तो मुझे आज जो मेरी डायरी अलमारी के कोने में थी, उससे आज मेरे यहाँ तक का सफर मुझे लिख के ये मिला। जब आप डायरी लिखती थी और आज आप यहाँ पर एक मंच पे हैं, एक साक्षात्कार दे रही, यहाँ तक की जर्नी में क्या अंतर आया आपकी लाइफ में? बहुत अंतर आया मैम, लोगों के नजरिए में मैंने फर्क देखा है। लोग जो मुझे कहते थे हाँ तुम क्या हो, अब जैसे मैंने आपको बताया, अब मुझसे ये नहीं पूछते। प्लस सबसे हर कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारे पास टाइम कैसे होता है। जब मैं काम नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी, उनके लिए काम नहीं करती थी, बाकी मैं काम हाँ। करती थी, तब भी हाँ। पूछते थे कि तुम करती क्या, और अब मैं लिखती हूँ तो कहते तुम्हें टाइम कैसे मिलता है। तो लोगों के नजरिए में बहुत फर्क आया। और मेरा, जब पहले मैं केवल खुद के लिए लिखती थी, तो मैं तब नहीं देखती थी कि क्या लिख रही हूँ, लेकिन अब मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं लिखूं जो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करे। मैं कभी भी किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। कितने लोग मुझसे कहते हैं तुम लिखकर बताओ ना, लिखकर जवाब दो। मैंने कहा मेरी कलम इसलिए नहीं बनी है, मैं, मेरी कलम केवल इसलिए लिखना चाहती है, उठे तो इसलिए जो किसी के दिल को सुकून पहुंचाए, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाए। बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने कहा कि लोग आजकल किसी की भावना को ठेस नहीं बजाती, ऐसा लिखूं जो सब पढ़ सके। इसी बात पे मुझे ये ख्याल आया कि आजकल के जो लोग हैं मोस्टली क्या रोमांटिक रोमांस ये सब लिख रहे हैं। आपकी कहानियां एक अलग जोन में है, एक सोशल मुद्दे पे। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम जो लिख रहे हैं इससे हमें रीडर कम मिलेंगे या किसी मंच पे मुझे फॉलोअर्स कम मिलेंगे? ये ख्याल आपके जोन में कभी नहीं आया? मैं, मेरे ख्याल में तो नहीं आया, लेकिन लोगों के ख्याल में बहुत आया। मुझे मेरे रीडर्स बोलते, ऋषा जी आप हमेशा सोशल इश्यूज पे ही लिखते हो, कई बार लोग बोर भी हो जाते होंगे, क्यों हम्म। रोमांटिक लिखिए, कुछ ऐसा लिखो हाँ। कि जिसको पढ़ने में लोगों को मजा आए। हाँ, बट मैंने आपको पहले ही बताया, मैं लिखती हूँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं राइटर अभी भी अपने आप को नहीं मानती हूँ, एक इमोशनल पर्सन हूँ। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगी रोमांस, तो उससे मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। प्लस मुझे ये लगेगा कि अगर मैंने जो लिखा वो हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, मेरे जो पेरेंट्स हैं या फिर मेरे बड़े हैं वो पढ़ने में सहज नहीं हो पाएंगे, तो मैं ऐसा कभी नहीं लिखना चाहती। भले मेरे जी। फॉलोअर्स कम हो, भले मेरे व्यूअर्स कम हो, पर मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। मुझे पढ़ने वाले जो मेरे अपने हैं वो मुझसे कहते हैं कि आपने हमारे दिल को सुकून पहुंचाया। बस मैम मुझे ये चाहिए, फॉलोअर्स और व्यूअर्स के पीछे मैं नहीं भागती। बिल्कुल। दर्शकों, आप कुछ भी सवाल करना चाहें तो ऋषा जी से कर सकते हैं। ऋषा जी आपके सामने हैं। ऋषा जी, आपने राजस्थान पत्रिका में भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे, वहां की जर्नी कैसी रही वो बताइए आप। यस मैम, मैंने जी। लिखा, फिर मुझे लगा कि हम्म। मेरे को और कोई प्लेटफॉर्म भी तलाशना चाहिए। तो राजस्थान जी। पत्रिका में एक बार एक कॉलम आया, ब्लॉग का कॉलम उन्होंने शुरू किया था, और एक विषय दिया था उन्होंने। मैंने, जो आपको बताया, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि चलिए मैं इस पे लिखती हूँ। मैंने वो जी। ब्लॉग लिखकर पोस्ट कर दिया, और मुझे मालूम था कि वो मेरे को ये पूरा ये था कि आने से रहा वो ब्लॉग तो मेरा, क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी राइटर नहीं हूँ। और मेरे लिए जी। बहुत आश्चर्य था कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग, और उनका भी फर्स्ट ही वो ब्लॉग का सेक्शन था, उसमें मेरा जी। आया। मेरा नाम पेपर में आना मेरे लिए जी। बहुत बड़ी बात थी। तो बस तब से फिर तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी, बाकी मैंने और भी पत्र पत्रिकाओं में भेजा है।
मैं आपको जी राजस्थान पत्रिका का ही एक किस्सा बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बिल्कुल कहा मैं बिल्कुल। बहुत इमोशनल हूँ जी मैं। तो जी मैं जो जी लिखती हूँ वो मैं बहुत जो मेरे से टच होता है। तो आपने भी देखा होगा, एज अ पेरेंट जी हम हमेशा अपने बच्चों की हर नीड पूरी करते हैं। कभी कभी हम उन जी पे झुंझलाते भी हैं कि क्या है तुम्हारे इतने खर्चे हैं, खुद कमाओगे तो जान जाओगे। ये अब सब हम्म, पेरेंट्स का होता है। और बिल्कुल। जब वही बच्चा उनका उंगली छुड़ा हम्म के जब डिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, और जब हम्म वो अपने पापा से किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं मांगता, तो उन पेरेंट्स हम्म, की छटपटाहट जो होती है वो हाँ। मैंने फील करी है मैम। हालांकि मेरा हम्म बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, पर मैंने वो छटपटाहट महसूस करी। तो मैंने वो कहानी पत्रिका में जी भेजी और वो कहानी मेरी जी आई। फिर एक जी। यूट्यूबर है, उन्होंने मुझसे हम्म, कांटेक्ट किया उस पे मूवी बनाने के लिए। और अच्छा। हाँ 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 मैम, उन्होंने मुझसे हम्म, कांटेक्ट किया और हमारी बात बहुत आगे तक गई थी। बट ऐसे जी एज अ स्टूडेंट वो लोग भी थे, थोड़ी उनके पास में मनी प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक रूप से वो जी। थोड़े से इतने वेल सेटल्ड नहीं थे, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट हम्म थोड़ा सा डिले हो गया। बट मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी कहानी किसी को टच करी, उस पर फिल्म बनाने की सोची, तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं कोई हो ही सकती नहीं है। सकती, बिल्कुल। बहुत अच्छी आपने बात बताई। आपकी किताबें एक प्रतिलिपि मंच से हटकर शायद दो छपी हुई हैं, कसक और एक नया सफर। ये क्या है, ये कैसे है छपी और कहाँ पे उपलब्ध है, और क्या है इनका कंटेंट इन पुस्तकों का? हाँ, मेरी ये जो कहानियां हैं अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, बहुत से हम्म प्लेटफ़ॉर्म्स पे, ऑनलाइन किंडल ऐप पे मिलेंगी। म हम्म जब मुझे लगा अब मेरा इतना साहित्य इकट्ठा हो चुका है, तो हम्म, अ, क्योंकि प्रतिलिपि ऐसा है जिसको सब फॉलो नहीं करते हैं। अब मुझे जी ये भी दुनिया, अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरे को सब देखें कि, और हर राइटर का सपना होता है कि चलिए उसकी एक किताब आए। तो मैंने एक बिल्कुल। नया सफर, क्योंकि मेरी पहली किताब थी, तो मैंने हम्म सफर लिखा और हम्म उसमें मेरी कहानी मैंने लिखी तो लोगों को इतनी टच हुई। और मेरा सबसे अच्छा कमेंट, आज अपन सब अपने से खुश होते हैं, दुनिया खुश होती है, लेकिन हम्म जब अपने खुश होते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। मेरे हम्म पापा बोले कि इससे अच्छी राइटर को हो ही नहीं सकती। तो मैम मुझे हम्म पता है हर पेरेंट्स को के हम्म अच्छे लगते हैं, कभी कोई कभी नहीं लगती है, पर मेरे पापा का हम्म, ऐसा कहना मेरे दिल को छू गया। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तेरे दिमाग में आता कहाँ से है, तू ऐसा लिख कैसे लेती है। तो बस यही हम्म, मेरे इनाम है मैम। तो मेरी एक हाँ। नया सफर आई, उसके बाद में मेरी कसक आई। कसक में हम्म मैंने मेरी वही सोशल इश्यू, मतलब वो लोगों की कसक लिखी, मैंने केवल मेरी कसक नहीं, हम्म सबकी कसक लिखी। तो हम्म एक रीडर का मेरे पास फोन आया कि मुझे नहीं हम्म पता इस कहानी का एंड क्या है, इसका बीच क्या हम्म है, पर ऐसे लगा जैसे आपने मेरी लिख दी है, मेरी जिंदगी लिख हम्म दी। और आप मानेंगे मैम, एज ए राइटर ये मेरे लिए सफलता थी, अचीवमेंट था, बिग अचीवमेंट था। बट जब उसके साथ में वो रियल में हुआ, तो एज अ पर्सन, एज अ रिलेशन में उतनी ही हर्ट हुई। और मैं यही सोचूंगी कि जैसे मेरी किताब का अंत, मैंने उस कहानी का अंत किया, उस पाठक के साथ का भी अंत ऐसा ही होना चाहिए। बस मेरी यही तमन्ना है। बाकी मेरी बिल्कुल। और कहानियां वो जब आई तो लोगों ने, हम्म, बहुत यही सारे है। दर्शक जुड़े हुए हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि ऋषा जी से कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नितिन जी हैं, शिखा जी हैं, संध्या जी हैं, चीनू जी हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं। अब बात करते हैं प्रतिलिपि पर जो आपकी कहानी आई है। सबसे पहले एक कहानी आई है, इसमें मेरा क्या कसूर। ये आपने ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए लिखी है, तो इस मुद्दे पर कैसे लिखने का ख्याल है? और ये एक बहुत अहम और बहुत खतरनाक, जिसको कह सकते कंटेंट, लोग की कहानी लिखेंगे, सफल होंगे नहीं होंगे, कैसे इस मुद्दे पे लिखने का विचार आया? मैम आपने सही कहा, बहुत सेंसिटिव इश्यू था। और जब ये, एक्चुअली मैं एक टीवी शो देख रही थी, वहां पे हम्म ऐसे ही एक मदर और बच्चे को देखा। वो मदर का हम्म मैं इमोशंस देख रही थी, जब उनको अपने बच्चे हम्म का मालूम चला तो उन्होंने भी औरों की तरह से उसको नेग्लेक्ट किया, उसको डांटा, हम्म कि उनको लगा ये इसमें इसकी गलती है। बट उनकी फैमिली ने, उनके और बच्चों ने समझाया कि इसमें इसकी हम्म कोई गलती नहीं है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, और आपको हमें हम सबको इसको एक्सेप्ट कर, एक नॉर्मल हम्म लाइफ देनी है हमारे साथ में रह के उसको। तो बस मैम वो हम्म आइडिया मेरे को क्लिक कर गया। और वैसे भी मैं कहती हूँ ना, मैं विषय ऐसा नहीं है मैं कल्पना में जीती हूँ, मैं हकीकतों में जीती हूँ। तो मुझे लगा इस विषय को उठाना चाहिए, बहुत सेंसिटिव इशू है। आज हम्म ये जिसके साथ होता है और जो ये सहता है, नो केवल वो पर्सन ही नहीं, उसके जो अपने सहते हैं, उनका दर्द मैंने हम्म दिखाने की, शब्दों में पिरोने की कोशिश की।
और लोगों को छुआ। अब ये नहीं पता मैं कहाँ तक सफल हुई, लेकिन हाँ मुझे लगा अगर इससे थोड़ा सा भी एक जने को भी थोड़ा सा लगे कि ये एक नॉर्मल है, इसमें किसी का पर्सन का दोष नहीं होता, ये तो एक नेचर मतलब गॉड का दिया कुदरत की हुआ वो है, हाँ तो ऐसा कुदरत का वो है, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं ये लोग ऐसा। बिल्कुल। मैं पूरी प्रार्थना करूंगी कि अगर कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके ट्रांसजेंडर बेबी हैं और वो इन चीज को फील करें, शायद आपकी कहानी पढ़कर उनको प्रेरणा मिले और वो अपने बच्चे के साथ सही व्यवहार कर सके, उसे सही गति सही दिशा दे सके। तो ये आपके लिए उस कहानी का बहुत उचित मूल्य, उचित समीक्षा, उचित पुरस्कार होगा। बिल्कुल मैम। आपकी एक कहानी एक बार फिर, जिसमें आपने एक महिला की पीड़ा एक बार उठाई फिर है। से। एक बार फिर से एक महिला की पीड़ा उठाई है कि जब वो दूसरी शादी करती है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है और क्या पेरेंट्स की सोच होती है। ऐसे ही आपने सौतेली माँ लिखी है, उसमें भी आपने ये कि एक महिला है जो दूसरी शादी अपने बच्चे के लिए करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वो अपने बच्चे को हक नहीं दिला पाती। रिश्तों पे बहुत गहराई से लिखा है। जैसे आपने गठबंधन लिखी है, जिसमें आपने बाप बेटी के रिश्ते को गठबंधन लिखा है, एक अमीर बिगड़ी लड़की के बारे में। तो ये रिश्तों पर आप कहानी कैसे लिखती हैं? क्या वास्तव जिंदगी में आपके रिश्ते कैसे हैं? ये इस विषय पे कुछ खुल के बताइए। मैम मैंने कहा ना कि मैं राइटर अभी भी अपने आप को नहीं मानती, जो मैं फील करती थी आज तक, जो आज तक मैं जी। महसूस बट मैं किसी को हम्म। एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था पता नहीं कोई मुझे समझ भी पाएगा नहीं समझ पाएगा। तो हम्म। मुझे लगा मैं क्या करूं, तो मैंने अपनी कलम को सहारा बनाया और जो भी मैं हम्म। फील करती थी उसको मैंने कहानियों में, कविताओं में, लघु कथाओं में पिरोया। और बस हम्म। ऐसे करके बस कुछ भी जो मैं फील करती, जैसे आपने जो इतनी कहानी होती है, एक मैंने कहानी लिखी थी पीड़ा। आज मैं आपको जी। उसका बताती हूँ मैंने कहाँ से सब्जेक्ट उठाया। आप जानते हैं एक जी। लेडी होती है, एक औरत होती है, वो जी। सब कुछ सहन कर लेती है, बहुत बड़े हम्म। दिल की औरत होती है, सब कुछ हम्म। बांट है, जी। लेकिन अपना पति, अपना हस्बैंड कभी किसी से बांटना सपने में भी नहीं सोच सकती है। हम्म। अब जैसा हम ये भी जानते हैं, हमने अपना इतिहास उठाएंगे तो आप देखेंगे हर राजा की कितनी रानियां होती थी। हाँ तो बिल्कुल। रानी तो एक औरत थी, एक औरत हम्म। थी, वो भी एक पत्नी थी। और हम्म। आप ये भी देखेंगे ह्यूमन नेचर जो होता है ना, वो हम्म। चाहे से कितना भी हम एडवांस हो जाए, कितना भी हम्म। आगे चले जाए, लेकिन उनका जो मूल स्वभाव होता है वो कभी बदलता नहीं है, वो एक सा बिल्कुल। रहता है। तो जब आज आज भी और एक औरत को जब नहीं बांट सकते, तो उस टाइम पे वो महारानी, और उनको भी दुख हम्म। होता होगा, उनकी क्या हम्म। पीड़ा होती थी। और उनको ही नहीं, वो राजा कितना सफर करता था, उनके बच्चे कितना सफर करते थे। हमने रामायण और महाभारत में भी देखा है कि एक राजा दशरथ की 3 रानियां थी, सिंहासन हाँ। के लिए राम भगवान को वनवास मिला। तो यही हाँ। तो मैंने इस मुद्दे को उठा के मैंने पीड़ा लिखी। और उसने बताया कि उस रानी का दर्द, जिसके हम्म। एक से मतलब जिसके हस्बैंड को बांटा गया, जिसके पति को बांटा हाँ। गया, उसका दर्द, हम्म। उन बच्चों का हम्म। दर्द, और खुद उस राजा का दर्द। तो बस मैम हम्म। यही है कि मैं ऐसे रिश्तों को, बस जो मेरे दिमाग में तूफान मचाते थे, अब उनको मैं हम्म। कलम में उतार देती हूँ, ऐसा है। और ये रिश्तों के आपने एक बच्चे की पीड़ा को बहुत अच्छे से लिखा है, सौतेली माँ में। बहुत अच्छे से एक बच्चे की अभिव्यक्ति लिखी है। कैसा बच्चा वो सोचता है, क्या फील करता है कि मेरे पास पापा तो थे नहीं और मेरी माँ भी चली गई। तो ये कैसे दिमाग में आया, या आपने आसपास अपने देखा तो उसको लिखा? मैंने कहा ना मैम, सब कुछ कहानियां बनती नहीं, कहानियां अपनी आप होती है, बस नजरिया चाहिए उन्हें देखने का। बिल्कुल। तो मैंने हम्म। देखा था सौतेली माँ, हर कोई सौतेली माँ से दिमाग में ये आएगा कि सौतेली माँ है, बुरी ही होगी। हम्म। सौतेली माँ कब बनती है? जब उसकी शादी हुई और उसके पति के भी दूसरी, पहले उसकी वाइफ की या तो डिवोर्स हो गया, डेथ हो गई है, और उसका पहला बच्चा, हम्म। उस सौतेली माँ के भी अपना बच्चा होगा। तो हर कोई उस सौतेली माँ से वो ही अपना नजरिया रखेगा कि ये मेरे बच्चे से भेदभाव करेगी, अपने बच्चे को वो करेगी। लेकिन सौतेली माँ जो दर्द सहती है, वो मैंने मैम, बस मैंने फील किया, मैंने कहीं ना कहीं देखा था। तो मैंने उसको एक अलग नजरिए से पेश किया कि जब वो अपने को प्रूव करने का, कि एक औरत को हमेशा अपने आप को प्रूव करना होता है किसी भी रूप बिल्कुल। में हो, तो जब वो बिल्कुल। प्रूव करे कि मैं सौतेली नहीं हूँ, लेकिन उसपे ठप्पा लगा हुआ सौतेली माँ का, तो इस चक्कर हम्म। में उस अपने को प्रूव करने में उसने अपने जो उसका जो असली बच्चा है, उसको हम्म। उसको उसने दुख दिया, मतलब इनडायरेक्ट वे में दिया। तो बस मैम मुझे उस बच्चे की पीड़ा दिखानी थी, लोगों को ये बताना था कि सौतेली माँ हमेशा बुरी नहीं होती है, इस नजरिए से भी एक बार देखिए तो शायद लगेगा शायद कि बनती समाज नहीं है में आपकी सौतेली इस माँ कहानी, खराब। जी, समाज में शायद आपकी इस कहानी से थोड़ा सा लोगों की सोच में चेंज आ सके।
आपने थैंक यू हॉरर मैम। जोन में बहुत आपने हॉरर जोन में बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। हॉरर लिखते समय डरती हैं या कैसे ये हॉरर लिखने का आपको सवार हुआ लिखने का? एक्चुअली मैम वैसे तो मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं रात को भी हम्म, अकेले रहने में मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तो लेखक होता है उसको हर विधा में पारंगत होना चाहिए जैसे कहते हैं। हम्म, तो जब हॉरर आया मुझे हम्म, लगा मैं तो नहीं लिख पाऊंगी। बट हम्म, मैंने अपने आप को, मैंने कहा ना, मैं अपने आप को चैलेंज देती हूँ, अपने आप को जी, ये कहती हूँ कि क्यों नहीं लिख पाऊंगी, अगर लिखना है तो हर हम्म, विषय पे लिखो। तो हम्म, फिर मैंने उस पे भी लिखा, हॉरर पे, और एक के बाद एक कहानियां बनती गई। कहानियों में हॉरर में केवल ये नहीं अपने को हॉरर ही दिखाने, इमोशंस दिखाने हैं, फीलिंग्स हम्म, दिखानी है, तो वो सब मैंने हम्म। दिखाया मैम, और इस तरह से मैंने हॉरर भी लिखा है। हम बहुत सारे दर्शक आपको कमेंट्स कर रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आप उसको पढ़ सकें। आपने इतनी सारी कहानियां लिखी, इतनी सारी कविताएं लिखी, कविताएं, आपको सबसे ज्यादा कौन सी कहानी या कौन सी लघु कथा आपके दिल में करीब है, आपके दिल के करीब है, लेकिन आपकी अपनी कहानियों में? मैम सुना नहीं मैंने, आपकी अपनी? आपकी अपनी जो कहानियां आपने लिखी हैं उसमें कौन सी कहानी आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है और क्यों है? मैम ये तो आपने ऐसा कह दिया जैसे किसी माँ से पूछे आपको अपना सबसे अच्छा बच्चा कौन सा लगता है। तो ये जवाब बिल्कुल। तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी कि मेरी कौन सी रचना सबसे अच्छी है, लेकिन क्यों, हम्म, एक माँ को ही पता होता है कि उसके कौन से बच्चे में कौन सी खूबी है, कौन सी विशेषता है। हाँ, हाँ। तो मैंने बहुत कुछ लिखा मैम। हम्म, मैंने गठबंधन जैसा आपने बताया, सौतेली माँ, पर हम्म, आपने लिखी नपुंसक, मैंने लिखी जी, रुदाली। हाँ, मैंने जब रुदाली लिखना शुरू किया तो लोगों ने कहा आपने मूवी देखी? बस सच कह रही हूँ मैम, मैंने वो मूवी नहीं देखी थी। मैंने पढ़ा था कि हम्म, रुदालियों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उनको दूसरों के दुख में रोना है। तो मुझे दिमाग में हाँ, क्लिक हुआ क्यों दूसरों के दुख में रोना है, उनके दुख में, हम्म, जिनका दुख है वो क्यों नहीं रो रहे। हम्म, तो मुझे तब पता चला कि वो जो बड़े घर की होती थी, वो महारानियां होती थी, वो अपने दुख में रोने की उनको इजाजत नहीं थी। उनको हम्म, आदेश दिया जाता था कि तुम नहीं रोगी क्योंकि तुम महारानी हो। तो मैम मुझे हम्म, बहुत अंदर तक मतलब छू गया कि कितनी पीड़ा होती हो। रुदालियों को तो पीड़ा हो ही रही है, बस वो महारानी जिनका कोई हाँ, अपना चला गया वो अपने दुख में नहीं रो सकती हैं। तो फिर मैंने हम्म, रुदाली लिखी, और वो कहानी मेरी लोगों को बहुत छुई, और मैंने उसका एंड अपनी 4 लाइनों से किया। आंसू हम्म, समझ गई क्या है तेरा मोल, आज जान ही लिया तू है बड़ा अनमोल। कोई तुझे सीने में दबाने से चला गया, कोई तुझे ज्यादा छिपाने से चला गया। वाह, बस मैं ऐसे बहुत करके। खूब। अ, अच्छा, जो हाँ। कैरेक्टर के हैं तो कैरेक्टर कौन सा जो आपने गढ़ा है वो आपको लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर मुझसे मिलता जुलता है? कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है और लगता है कि उसमें आपकी छवि है? मैम ऐसे मैं लघु कथाएं बहुत लिखती हूँ, बहुत लघु कथाएं लिखती हूँ। तो हम्म, अब मैंने इतनी लिखी है मुझे खुद को भी याद नहीं है, पर उन कई हम्म, लघु कथाओं में मेरा मतलब हम्म, एक तरह से मेरा आईना है वो, हम्म, कि हाँ ये मेरी ही कहानी मैंने उठा के लिख दी है। बस हम्म। पात्र बदल गए पर चेहरा मेरा ही है। पर मैं एक कहानी का भी नाम नहीं लिख पाऊंगी, ओके, नहीं एक बोल पाऊंगी सवाल मैं। आया है नितिन खंडेलवाल जी का। ऋषा जी, क्या जल्दी ही हमें आपकी कोई नई किताब पढ़ने का अवसर मिलेगा? मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें। सबसे पहले तो हम्म, होंगी और पूरी हम्म, कोशिश करूंगी, बट मैं इसीलिए जल्दी नहीं करूंगी क्योंकि लोगों ने मुझे कहा, जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे लिखना, हम्म, मतलब मुझे किताब लानी चाहिए, लोग मुझे हम्म, पढ़ें, मतलब मैं ऐसा कुछ लिख पाऊं, तब मैं मैम किताब लाऊंगी। अभी मेरी किताब ओके, है, साल भर भी नहीं हुआ, और कई राइटर्स तो 5-5 6-6 साल लगा देते हैं, फिर भी मैं जल्दी किताब लाऊंगी, और नितिन जी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी। ओके। अजय कीर्ति शर्मा जी ने आपकी जो कहानी की आपने एंडिंग में 4 लाइन बोली है उसके लिए बोला है ब्यूटीफुल लाइन। तो थैंक यू। ओके, तो आपने ये तो अपनी कहानियों की बात करी, अगर हम कहेंगे दूसरे राइटर्स की कहानी, जरूरी नहीं कि वो ऑनलाइन प्रतिलिपि के मंच के हों या किसी और मंच के हो, जो भी हमारे साहित्य में लेखक और कवि हैं, आपके दिल के करीब कौन से हैं, किसको आप अपनी प्रेरणा मानती हैं? हम्म। मैम मेरे को मालूम था मेरे पास में ये सवाल जरूर आएगा, क्योंकि हर राइटर से पूछा जाता है कि आपने किसको पढ़ा, कौन आपके प्रेरक है, कौन क्या है। हम्म, आप जैसे हर साहित्य और लेखक से ये भी अपेक्षा की थी कि वो बहुत बड़ा हम्म, मतलब बहुत अच्छे अच्छे साहित्य पढ़े होंगे, पर मैं सच कहूं हाँ, मैंने कोई साहित्य नहीं पढ़ा। हालांकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं मैगजीन्स पढ़ती हूँ, हम्म, पेपर में न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, कोई आर्टिकल आता है वो मैं पढ़ती हम्म, हूँ।
पर ना मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ढंग से पढ़ा, तो ना मैंने महादेवी वर्मा जी को बहुत ढंग से पढ़ा। पर इनको पढ़ा है, स्कूली किताबों में जितनी उनको पढ़ा था बस इतना तक पढ़ा है। बाकी जो भी लिखा है अपने इमोशंस को लिखा है मैम। बाकी समकालीन लेखक जिनको मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ना। एक का नाम नहीं लूंगी, पर बहुत से लेखक ऐसे हैं जो बहुत लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा, कोई जब आपने पढ़ाई नहीं है तो फिर भी अगर प्रतिलिपि पे या कोई लेखक हो, कोई कहानी किसी दूसरे राइटर की अगर आपके दिल को छुई हो, यहाँ ये कहानी हमें बहुत याद रखने योग्य, ऐसी कोई कहानी या कोई कविता आपके दिमाग में? मैम मैं बोलूंगी तो सही, लेकिन मेरे वहां पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, अ, बहुत मेरे वो है, तो मैं एक का नाम लूंगी और दूसरे का नाम नहीं लूंगी तो किसी को हर्ट हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहती ओके, हूँ। ओके, ओके। बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये कितना सच है कि एक अच्छे लेखक को एक अच्छा पाठक होना जरूरी होता है। यस मैम, मैं मेरे को लग रहा है आज कई लेखक मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि हर लेखक जी, कहता है, मैंने एक बार ये क्वेश्चन उठाया भी था, किसी ने जी। बोला कि अच्छे राइटर को बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेट, क्योंकि उससे हमारी हम्म, वोकेबलरी सुधरती है, इमेजिनेशन बढ़ती है, सब कुछ होता है। हम्म, बट हम्म, मैं राइटर तो पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, मैं हम्म, पाठक बहुत अच्छी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ हम्म, नहीं पाती हूँ, समय की कमी समझ लीजिए या कुछ और समझ लीजिए, क्योंकि जितना समय हम्म, लगता है लिख लूं। हम्म, तो हर, हम्म, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं हम्म, इमोशंस लिखती हूँ, मैं कल्पनाएं नहीं लिखती हूँ। जो हकीकतें होती हम्म, है उनको मैं कल्पनाओं में गढ़ती हूँ अपनी, और शब्दों के माध्यम से उनको मूर्त रूप देती हूँ। तो मेरी कोई मतलब मैं किसी से इंस्पिरेशन लेके लिखूं, वो तो मैंने मैम कभी सोचा नहीं। बस मैं मेरी जो खुद को एक्सप्रेस करती हूँ, मैं मेरी राइटिंग से बस हम्म। खुद को एक्सप्रेस करती हूँ। ओके। प्रतिलिपि पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं। आप कई बार उस इवेंट्स में, कंपटीशंस में आपने विनर हुई हैं, कई बार आपने उनको जीता है। तो कैसा उस समय फीलिंग आती है कि मेरी कहानी हुई? जैसे आपकी कहानी थी इंतजार, उसको मूड ऑफ द मंथ में पुरस्कृत हुई थी, बारिश पे थी। तो कैसा लगता है उस समय, आपको क्या फीलिंग आती है? मैम जब मैंने लिखना शुरू किया तब तो मेरे को मालूम नहीं था कि मैं इतने, आज आज मेरी 1122 रचनाएं आ चुकी। मुझे कभी भी नहीं पता था मैं इतना आगे आ जाऊंगी। तो हम्म, जब मैंने पहले केवल लिखा, फिर मैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत लोग प्रतियोगिता के लिए लिखते हैं, लेकिन मुझे एक हिचक थी। हम्म, यहाँ पे लाखों की संख्या में राइटर्स हैं, वहां पे मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। तो मुझे लगा मेरे हम्म, को केवल जीतने के लिए लिखना, अब हम्म, राइटिंग स्किल में, लेखन कौशल में सुधार के लिए लिखना है। और जब मैं इतनी बड़ी हम्म, प्रतियोगिता में लिखूंगी तो अपना 200, 100 नहीं 200% दूंगी। और मैम केवल मैंने अपना 200% दिया, जीतने के लिए कभी भी नहीं लिखा, केवल अपने में सुधार करने के लिए लिखा। और शायद अपने में सुधार किया, इसलिए मैं जीती, और कई प्रतियोगिताएं आज तक मैं जीत चुकी हूँ। मेरी पहली प्रतियोगिता हम्म, जीती थी, उसका मेरे को 500 रुपए का इनाम मिला था मैम। हम्म। वो मेरे बहुत वैल्यूएबल था। जी। शैलू जी ने लिखा है, रुदाली इज अजम स्टोरी बार बार पढ़ने की दिल चाहता है। अ, अच्छा, थैंक यू तो जब आप, जी, हाँ थैंक बिल्कुल, यू। आपने ये जो स्टोरियाँ कहानियां लिखती हैं, आपने भी बोला कि आपके पेरेंट्स को बहुत गर्व होता है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे, जैसा कि आपने बोला। इसके अलावा क्या आपकी फैमिली फ्रेंड और आपके रिलेशन में आपके इन लॉज हैं या जो भी हैं, उन लोग को पता है कि आप एक अच्छी राइटर हैं? और क्या फील होता है जब वो लोग कहते हैं, अच्छा ऋषा तुम लिखती भी हो, तब क्या आपको फील होता है? देखिए, आज अपन कुछ भी काम करते हैं और दुनिया अपने को वाहवाही करती है, अपने को खुशी होती हम्म, है। लेकिन जब हम्म, अपने अपने साथ खड़े होते हैं, अपने को सपोर्ट हम्म, करते हैं, तो अपने को सुकून मिलता है। हमें लगता है हम उस मंजिल पाई। जब मेरे फादर इन लॉ को मालूम चला कि मैं लिखती हूँ, हम्म, तो उन्होंने अपनी हम्म। अलमारी में से मेरे लिए बहुत सारी डायरीज लेकर आए, खाली डायरीज, और कहते लो ओके। ऋषा बेटा, तुम इसमें अपना लिखो जो तुम लिखना चाहती हो। तो मैम जब हम्म, उन्होंने डायरी दी, तो मुझे हम्म, इतना खुशी हुई कि उन्होंने मुझे समझा कि हाँ मैं लिखती हूँ। तो बस मैम यही हम्म, है कि मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा की एक बार ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो हम्म, उनके चैप्टर चल रहा था, उसमें राइटर का कोई चैप्टर आया, तो उनकी मैम ने बोला स्पंदन तुम्हारी मम्मी भी तो राइटर है ना। तो मेरे बेटे को बहुत हम्म, प्राउड हुआ कि हाँ मम्मी ने तो आपके लिए ऐसा बोला। तो बस मैम ये छोटी छोटी खुशियां मेरे को बहुत सुकून देती हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और अजय कीर्ति शर्मा ने आपको अचीवमेंट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, आप जिस मुकाम पर हैं आज। अच्छा, ये थैंक यू बताइए अजय कि जी।
साहित्य में आप जो लिखती हैं, कितनी वैल्यू होती है भाषा की, कितनी वैल्यू होती है व्याकरण की? क्या लिखते समय आप इन सब चीजों का ध्यान रखती हैं, या आज के लेखक इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं? मैम अगर लेखक है तो उन्हें इन सब चीजों का सबसे पहले, मैं व्याकरण का फिर भी नहीं कहूंगी, मैं भाषा का हम्म। कहूंगी, क्योंकि एक लेखक जब लिखे तो उसको ऐसा लिखना चाहिए कि कभी भी किसी के दिल को सुकून मिले नहीं, पर हम्म। किसी के दिल को ठेस कभी भी नहीं लगनी चाहिए अपने शब्द, क्योंकि हम्म। शब्द ही मरहम, शब्द ही घाव। तो अगर हम शब्द हम्म। से ही किसी को चोट पहुंचाएंगे तो हमारा राइटर बनने का सपना बिल्कुल भी अधूरा है। और मैम व्याकरण बहुत मायने है, बहुत ज्यादा। बहुत माने अगर रखते हैं। हम इतना मिस्टेक्स करेंगे, त्रुटि करेंगे, तो फिर जो पढ़ेगा उसको मतलब अजीब सा लगेगा, एक मोड़ पे उसको इरिटेशन होने लगेगी कि बार बार में गलतियां आ रही हैं। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि शब्द जो होने चाहिए उससे किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आप लिख रही हैं, मान लीजिए आपने किसी शब्द का प्रयोग किया है और आपने उसे गलत लिख दिया है, तो जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन जब उसे पढ़ेंगी, तो वो उस शब्द को उसी तरह से पढ़ती जाएंगी, और वो शब्द गलत एक समाज में जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और शैलू जी ने लिखा, छुपी रुस्तम इज द राइट वर्ड ऑफ रीशा जी। कमेंट्स थैंक आ यू रहे होंगे, शैलू आप जी। पढ़ रही होंगी। बिल्कुल। ये बताइए, यस। एक निजी सवाल है, क्या आपके हस्बैंड ने आपकी कभी कोई कहानी या कविता पढ़ी और आपसे कहा, बहुत अच्छा लिखती हो ऋषा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा लिख सकती हो? मैम जब ये आपने सही कहा, मैंने आपको बताया ना कि मेरी डायरी अलमारी के कोने में थी, हम्म। तो हम्म। इवन मेरे हस्बैंड तक को नहीं पता था कि मैं डायरी लिखती हूँ। हम्म। डायरी होती है वो हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है, उससे हम कुछ हाँ। भी लिख देते हैं। तो जब बाहर मैंने अपने ब्लॉग्स बनाए, ये सब किया, तो हम्म। मुझसे पूछा, हम्म। तुमने कब लिखना शुरू किया, तुमने क्या किया, ये कैसे किया? हम्म। और हम्म। अभी एक्चुअली अब जैसे कोरोना टाइम में उन्होंने मुझे बहुत पढ़ा था, क्योंकि तब फ्री थे हम्म। सब, तो बहुत पढ़ा, लेकिन हम्म। अब वो पढ़ते नहीं है मुझे, बट मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। न्यूज़पेपर में जो मेरी स्टोरी आती है, सबसे पहले रीडर मेरे वो हम्म। ही होते हैं। तो और बिना हम्म। फैमिली सपोर्ट के आज मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, यही है। हम्म। अच्छा, फैमिली सपोर्ट की बात की, तो जैसा कि आपने पहले बताया कि कुछ करती ही क्या हो, और आप कैसे कैसे टाइम निकालती हो, तो मेरा भी यही सवाल है, कैसे समय निकालती है लिखने के लिए? और ताकि जो हमारे लेखक सुन रहे हो, वो भी, हमें भी, मैं भी लिखती हूँ, तो शायद मुझे भी पता लगे कि ऋषा जी कैसे समय निकालती है, मैं भी वैसे समय निकाल के लिखूं। मैम जब मैं आपको सच बताऊं, जब मैं लिखती नहीं हूँ तो मैं ये सोचती हूँ टाइम ही नहीं है, मैनेज हम्म। करूंगी। लेकिन जब मेरे को कोई विषय मिल जाता है या कोई विषय हम्म। मेरे दिल के करीब होता है, तो हम्म। समय अपने आप निकलता है, वो मुझे नहीं पता कैसे निकलता है। मैं सुबह जल्दी उठूं, मैं दिन में टाइम निकालूं, कभी भी काम से समय हम्म। छुड़ाती हूँ। जो थोड़ा बहुत टाइम मैं यूं ही सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में या फिर कुछ करती हूँ, उसको नहीं करके बस मैं फटाफट से अपने जो काम है, जो मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज हैं, हम्म। उनको खत्म करके बस मैं मेरी राइटिंग पे ध्यान देती हूँ। पर सबसे पहले मेरी पर्सनल प्रायोरिटी है, उनसे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। मैं कभी किसी से ये नहीं कहती हूँ कि मुझे लिखना है इसलिए मुझे टाइम दो। मैं टाइम निकालती हूँ, टाइम चुराती हूँ मैम। बस विषय मिलने की हम्म। देर है, विषय मिल जाए फिर टाइम मेरे को अपने आप मिल जाता है। अच्छा, जब बात सोशल मीडिया की आई है, तो एक प्रश्न ये बनता है कि सोशल मीडिया आज अगर ना होता, तो बहुत सारे राइटरों की जो डायरियां होती है, कहानियां होती, वो शायद अलमारी में बंद हो जाती। कितना अधिक सोशल मीडिया जिम्मेदार है कि हम गृहिणियां अपनी प्रतिभाएं बाहर ला सकें? मैम बिल्कुल सही कहा, मैंने इस पे एक लिखा भी था, इलारुंचे का भी एक लिटरेचर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लगा था, तब उन्होंने भी कहा था हम्म। अब बड़े बड़े राइटर्स को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, पर जो डायरी हम्म। लिखती हैं, जो छुप छुप के लिखती हैं, जिनको पता नहीं होता राइटर है, वो तो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू मैं भी आज इस मंच पे आई हूँ। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम्म। शायद लिख के उनको छुपा देती, मुझे खुद पे यकीन नहीं हम्म। होता। सोशल मीडिया को हाँ। यूज करना, अगर वो हमें, हमारे ऊपर ये कि हम उसको यूज करें कि मिस यूज कर रहे हैं। अगर हम उसको हम्म। यूज करें तो इससे बढ़िया वेपन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम्म। बिल्कुल। और मुझे भी लगता है कि सोशल मीडिया जितना बुरा है उतना ही अच्छा भी है। और बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे डांसर हैं, बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं। आपको बिल्कुल। यकीन नहीं होगा कि आपने मैथिली ठाकुर को इस बारे में सुना होगा, और सोशल मीडिया के जरिए ही यस आज उनकी मैम। एक अपनी अलग पहचान बनी हुई है। सोशल मीडिया बिल्कुल का मैम। सही उपयोग करें, और इसका बिल्कुल संदेश जाता है लोगों को। और कहीं ना कहीं मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से आज इस मंच और इस मुकाम पर हूँ।
कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। अजय शर्मा जी ने फिर आपसे कुछ बोला है, मोस्टली राइटर्स नाइट में लिखते हैं। नाइट में लिखते हैं, आप कब किस टाइम निकालती हैं? अजय जी, मैं नाइट में कभी नहीं लिखती हूँ, क्योंकि एक ये वो टाइम होता है जब सारे फैमिली मेंबर साथ में होते हैं और हम्म। हमें सबके साथ में बैठने का मौका मिलता है। अगर मैं उस टाइम अपने को लिखने के लिए बैठ जाऊं तो मुझे लगेगा मैं मेरी फैमिली को टाइम नहीं दे रही हूँ। तो मैं नाइट में हम्म। कभी भी नहीं बैठती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ या फिर दिन में, या फिर मुझे खुद को भी नहीं पता मेरे को जब सब्जेक्ट मिल जाता है तो मेरे को समय कैसे मिल जाता है, मैं समय को चुरा, हम्म। अब वो समय का मुझे भी नहीं चुरा पता। लेती है। बस ये है कि पैशन, पैशन होना चाहिए। पैशन होगा तो चीजें अपने आप इजी होती जाती हैं, यही बिल्कुल। कहना चाहूंगी। बिल्कुल। अच्छा, जब लिखते हैं तो क्या आपको एकांत है कि कहीं भी भीड़ भड़के में कभी भी बैठ के लिखिए, एकदम एकांत कमरा चाहिए होता है कि आपको वहां बैठ के लिखने, या प्रकृति के करीब पेड़ पौधों के पास, कैसे जगह का यूज करती हैं, चूज करती हैं कि आप मैं यहाँ पे स्टोरी लिखें? मैम, जब मुझे सब्जेक्ट मिलता है तो सबसे पहले मैं उसका एक ड्राफ्ट बनाती हूँ, एक रफली हम्म। ड्राफ्ट बनाती हूँ, उसको मैं अकेले में लिखना चाहती हूँ, चाहे से वो अकेला मुझे कोई कोना मिले, मैं कहीं हम्म। एक ड्राफ्ट बना लेती हूँ। जब वो हम्म। ड्राफ्ट बन जाता है मैम, फिर तो मैं लोगों के बीच में भी उसको एडिटिंग वगैरह करके सब करके मैं हम्म। लिख लेती हूँ। मेरे को ना कोई हम्म। कोना चाहिए, ना कोई प्रकृति चाहिए, जब बस लिखना है तो मुझे मेरा विषय चाहिए और मुझे मेरी कॉपी और डायरी चाहिए, फिर मैं लिख लेती हूँ अच्छा, बस। आने वाले जो नए लेखक हैं, प्रतिलिपि पे हो या कहीं भी हो, किसी भी मंच पे हो, क्या कहना चाहेंगे कि वो एक आपकी तरह एक अच्छे और सफल लेखक बन सके? मैम, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बोला अच्छे और सफल, तो सबसे जी। पहले धन्यवाद कहूंगी। और हर कोई लेखक जब वो कितना भी लिख दे, लेकिन जब भी वो नया विषय लिखता है, कलम उठाता है, उतना ही मेरे को, मुझे तो आज तक झिझक होती है नया कि मैं हम्म। निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी। पर जैसे हम्म। आप कह रहे हैं, और लेखकों को मैं यही कहूंगी, केवल इसलिए मत लिखिए कि आपको व्यूअर्स बढ़ाने हैं, आपको रीडर्स बढ़ाने हैं। आप सबसे पहले सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लिखेंगे तो आपको अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। और तब हम्म। जब आपने खुद की संतुष्टि के लिए लिखेंगे तो लोगों को वो अपने आप अच्छा लगेगा। तो बस लिखिए, कुछ ऐसा लिखिए जो दूसरों के दिलों को छू जाए, बस इतना है मैम। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नहीं लिखना चाहिए, अपनी संतुष्टि के लिए और सामाजिक मुद्दों को सामने लाना चाहिए, ताकि शायद बिल्कुल आपकी मैम। लोगों की आपकी कहानी से लोगों को प्रेरणा मिल सके और वो अपने सोच में, अपने व्यवहार में बदलाव ला सके। बहुत अच्छी बात बिल्कुल, कही। और क्योंकि मैं, जी, हाँ, बोलिए बोलिए। क्योंकि जी जी हम सर जी, किसी को बोलिए। जाके बोलेंगे तो उन्हें लगेगा हम उपदेश दे रहे हैं। हम हम्म। किसी को जाके बोलेंगे, कुछ कहेंगे तो समझाएंगे, लगेगा उपदेश दे रहे हैं। लेकिन जब हम उन्हें लिखेंगे और वो हमारे लिखे हुए को पढ़ेंगे कहानियों के रूप में, तो कहीं ना कहीं तो उनके मन को छूता है हमको। बिल्कुल, छूना चाहिए। राइटिंग के अलावा आपकी क्या क्या हॉबियां हैं? मैम, राइटिंग के अलावा तो जैसे कुकिंग अच्छा लगता है मुझे, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अब बहुत अच्छी बात है ये। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, एक परिवार का पूरा सपोर्ट है, हस्बैंड का, पेरेंट्स का, इन लॉज का पूरा सपोर्ट है, तभी आज आप एक अच्छी लेखिका बन सकी हैं। बिल्कुल मैम। परिवार क्या महत्व रखता है, क्योंकि आज की जनरेशन जहाँ आज अक्सर सिंगल फैमिली होती जा रही, क्या फैमिली का वैल्यू है कि आप किसी मुकाम पर हैं? मैम, ही है कि फैमिली तो बहुत मैटर करती है, और फैमिली के सपोर्ट के बिना हम कभी भी, क्योंकि हम इतने अकेले हो जाएंगे, जब हमारे पास में अपने होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ हम्म। होती है, उनकी पावर होती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ करेंगे तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे भले उसमें सफल हम्म। नहीं हो, लेकिन विफल होंगे तो वो हमें थामेंगे, हमें संभालेंगे। तो मैम, फैमिली सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कोई प्रश्न मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि शायद हमारे आज के जो जनरेशन है, आज का जो समाज है, वहाँ फैमिलियां समाप्त हो रही है, हर व्यक्ति सिंगल रहना चाहता है। इसलिए ये मैंने प्रश्न पूछा, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के किसी मुकाम को पाना बहुत मुश्किल होता है। आप कोई बात यहाँ शेयर बिल्कुल करना मैम, चाहें, कोई बहुत किस्सा मुश्किल शेयर होता करना है। चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकती हैं। कोई बात आप कहना चाहती हैं दर्शकों से? जैसे मैं, आपने कहा कि मैं बहुत सोशल इश्यूज पे लिखती हूँ, मैं बहुत इमोशंस पे लिखती हम्म। हूँ, तो मेरे को सबसे अच्छे कमेंट्स आए हैं, वो मुझे ऐसे बोला कि ऋषा जी, आपकी साइकोलॉजी पे बहुत अच्छी पकड़ है, हम्म। आप मानव मनोविज्ञान को बहुत अच्छा पढ़ लेती हैं। तो मैम, ये हम्म। मेरे साथ में होता है, मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है, मैं लोगों को जज इसलिए नहीं करती हूँ कि उसने कौन सा ब्रांड पहना, उसने कौन से ब्रांड हम्म।
पहने, कौन शूज पहने या कौन से ब्रांड का वॉटेवर पहना, मैं लोगों के दिलों में झांकना चाहती हूँ। जो वो कह रहे हैं सामने बट जो छुपा रहे हैं, मैं उस छिपे हुए को पढ़ना चाहती हूँ। मैं जो वो दिख रहे हैं उसको नहीं देखना चाह रही, बस जो उनके अंदर है, उनके अंदर जो कहानियां तूफान मचा रही हैं, उन कहानियों को तलाशना चाहती हूँ मैं। बस यही है मेरा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई और आपसे बातें की। हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं आपको वो, और जो बाद में आपका इंटरव्यू देखेंगे, उन सब के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज, कोई एक छोटा सा संदेश आप यहाँ पे शेयर करिए। मैम संदेश तो यही दूंगी कि बस ऐसा करिए कि लोगों के दिलों को ठेस नहीं लगे, सुकून मिले नहीं मिले, बस लोगों को आप कुछ आराम दे पाए, उनके दिलों को छू पाए, बस यही मैसेज दूंगी मैं। ये बिल्कुल। बहुत सारे दर्शकों ने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने देखा है और सभी की शुभकामनाएं हैं और सभी की तरफ से आपको थैंक यू, मेरी तरफ से थैंक यू। इतना ही अच्छा लिखते रहिए, समाज के लिए लिखते रहिए, देश के लिए लिखते रहिए और फिर से एक मंच पे आइए, हमारे साथ अपनी बातें साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई। ठीक है ओके, ओके थैंक मैम, यू। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ हाँ, ओके मैम। तो ये थी हमारे साथ राइटर रीशा गुप्ता जी। जैसा कि आपने देखा, आप इनको पढ़ सकते हैं। आप अगर इनको पढ़ना चाहते हैं तो इनकी 2 बुक्स तो अमेजोन में और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, जैसा कि आपको बताया इन्होंने। साथ में आप इनको प्रतिलिपि पर पढ़ सकते हैं। प्रतिलिपि एक ऐप है, वहां पर आप इनको रीशा गुप्ता के नाम से सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगी। आप वहां पे इनकी स्टोरीज पढ़ सकते हैं और पढ़िए, क्योंकि हर लव स्टोरी जरूरी नहीं कि लव स्टोरी हम लिखे तभी हम इसको पढ़ें। इतने सामाजिक मुद्दों पे इतनी हार्ट टचिंग और प्रेरणादायक कहानी लिखी है, तो आप इनको जरूर पढ़िए और बने रहिए यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगी और नए मुद्दों पर बात करूंगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।